हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विभव और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं हमारे क्लास 12th के फिजिकल एजुकेशन बुक के यूनिट नंबर 5 स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन को। तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। ये वीडियो अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस है 2024 टू 25। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं इस यूनिट के कंटेंट को। मतलब दोस्तों हमें इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों हमारा कंसेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन। सेकंड टॉपिक है दोस्तों हमारा मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फूड सोर्सेस एंड फंक्शंस। थर्ड टॉपिक है दोस्तों हमारा न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। फोर्थ टॉपिक है दोस्तों हमारा ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, जिसमें हम देखेंगे अ हेल्दी वेट, द पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग, फूड इंटॉलरेंस एंड फूड मिथ्स। और लास्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट इन स्पोर्ट्स, प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट कॉम्पिटिशन रिक्वायरमेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जो कि है दोस्तों हमारा कंसेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले बात आती है कि बैलेंस डाइट क्या होता है। तो दोस्तों बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट होती है जहां पर जितने भी एसेंशियल फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन, मिनरल और वाटर, वो करेक्ट प्रोपोर्शन में होने चाहिए। उसी को दोस्तों हम बैलेंस डाइट कहते हैं। मतलब अगर किसी भी डाइट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर अगर करेक्ट प्रोपोर्शन में होंगे तो उसे हम बैलेंस डाइट बोलेंगे। अब बात आती है कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो दोस्तों न्यूट्रिशन एक डायनेमिक प्रोसेस है जिसमें हम फूड को कंज्यूम करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फूड सोर्सेस एंड फंक्शंस। तो दोस्तों इसे स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। तो न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि किसी भी फूड में प्रेजेंट होते हैं, और ये वो सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। न्यूट्रिएंट्स दो टाइप के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी हमारी बॉडी को लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है, और ये हमारी बॉडी को एनर्जी सप्लाई करते हैं और हमारी बॉडी के ग्रोथ और मेंटेनेंस में काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड वाटर। इनको अभी हम सेपरेटली भी देखेंगे। अब बात आती है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी हमारी बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है, और ये हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग में काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं मिनरल्स और विटामिन्स। इनको भी अभी हम सेपरेटली देखेंगे। अब हम देख लेते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में सबसे पहला जो न्यूट्रिएंट्स आता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को हम शॉर्ट में कार्ब्स भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का। कार्बोहाइड्रेट्स कुछ एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, जो कि है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट्स वर्ड है उसमें जो कार्बो है उसका मतलब होता है कार्बन, हाइडर का मतलब होता है हाइड्रोजन एंड एट का मतलब होता है ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस में। कार्बोहाइड्रेट के कुछ सोर्सेस होते हैं, मतलब कहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल सकता है। तो राइस, शुगर, बाजरा, पल्सेस, ग्राम, पोटैटो एंड बनाना से कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिल सकता है। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो उससे हमें कुछ डिजीज भी हो सकती है, जैसे कि हमारा वेट कम होना स्टार्ट हो जाएगा, हमारे चेहरे पर रिंकल्स आने स्टार्ट हो जाएंगी, और जो हमारी बॉडी होगी वो बिल्कुल थिन और लीन लगने लगेगी। कार्बोहाइड्रेट्स दो टाइप के होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, मेल्टोज एंड लैक्टोज, ये सभी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स सॉल्यूबल होते हैं वाटर में, इनका जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है, और ये क्विक एनर्जी प्रोवाइडर होते हैं। मतलब अगर हम इन्हें कंज्यूम करेंगे तो हमें बहुत ही जल्दी एनर्जी मिलेगी। और जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं और इनसे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो स्टार्च, डेक्स्ट्रिन, ग्लाइकोजिन और सेल्यूलोज, ये सभी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो इनसॉल्यूबल होते हैं वाटर में, इनका टेस्ट जो होता है वो स्वीट नहीं होता है, और इनसे हमें बहुत ही स्लो एनर्जी मिलती है। डाइजेशन प्रोसेस भी इनका काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है और इससे हमें लेस एनर्जी भी मिलती है। अब हम देख लेते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन जो होता है उसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। प्रोटीन जो है वो चेन है अमीनो एसिड्स का, जिसके अंदर होते हैं कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। प्रोटीन की जरूरत हमें होती है हमारे बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में। हार्मोन्स के प्रोडक्शन में भी प्रोटीन का काफ़ी ज़्यादा जरूरत होता है। प्रोटीन जो है वो कुछ एंटीबॉडीज़ को फॉर्म करता है, जिससे हम इलनेस से और डिजीजेस से प्रिवेंट रह सकते हैं, मतलब बचे रह सकते हैं। अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाएगी
तो उससे हमें कुछ डिजीज हो जाएंगे जैसे कि क्वाशियोरकोर और मेरस्मस। तो अब हम बात कर लेते हैं सोर्सेस ऑफ प्रोटीन की। मतलब दोस्तों जो प्रोटीन है वो हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। तो प्रोटीन के 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेस होते हैं। सबसे पहले एनिमल सोर्स, सेकंड होता है प्लांट सोर्स। एनिमल सोर्स मतलब वो प्रोटीन जो कि हमें एनिमल से मिलता है, और प्लांट सोर्स का मतलब होता है वो प्रोटीन जो कि हमें प्लांट से मिलता है। एनिमल सोर्सेस के एग्जांपल हो गए एग्स, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट और फिश। और प्लांट सोर्सेस के एग्जांपल हो गए पल्सेस, सोयाबीन, ग्रीन पीज, ग्राउंड नट, ड्राई फ्रूट्स, ये सभी। नेक्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट है हमारा फैट। फैट जो है वो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। जब हम बहुत ज्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स को कंज्यूम कर लेते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है फैट में। फैट में काफी ज्यादा एनर्जी होता है, इसीलिए इसको एनर्जी बैंक या एनर्जी फूड भी कहा जाता है। फैट जो है वो काफी ज्यादा नेसेसरी है, काफी ज्यादा जरूरी है हमारे बॉडी के कई सारे फंक्शंस में। फैट हमारी बॉडी को वार्म रखता है और हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। और फैट जो है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल है हॉर्मोन्स के प्रोडक्शन में। और जो हमारी बॉडी है वो फैट को स्टोर करती है अंडर द स्किन और किडनी और लीवर के रीजन में। अब हम देख लेते हैं सोर्सेस ऑफ फैट, मतलब हमें फैट कौन कौन से सोर्सेस से मिल सकता है। सबसे पहला एनिमल सोर्स, सेकंड है प्लांट सोर्स। एनिमल सोर्स में हमें जो भी फैट हमें लेना है तो वो हमें एनिमल से मिलेगा। प्लांट सोर्स में जो भी हमें फैट लेना है वो हमें प्लांट से मिलेगा। एनिमल सोर्सेस के एग्जाम्पल हो जाएंगे यहाँ पे एग्स, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट, मीट एंड फिश। और प्लांट सोर्सेस के एग्जाम्पल हो जाएंगे स्वीट पोटैटो, होल कॉर्न, ड्राई फ्रूट्स, कोकोनट, सोयाबीन एटसेट्रा। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फैट। तो जो फैट होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है सैचुरेटेड फैट, सेकंड है अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट प्रेजेंट होता है एनिमल फूड में और अनसैचुरेटेड फैट प्रेजेंट होता है प्लांट्स से जो हमें ऑयल मिलता है उनमें। सैचुरेटेड फैट हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज कर देता है, अनसैचुरेटेड फैट हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंप्रूव कर देता है। सैचुरेटेड फैट के एग्जाम्पल है मिल्क, मीट, चीज एटसेट्रा। और अनसैचुरेटेड फैट के एग्जाम्पल है पीनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एटसेट्रा। नेक्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट है हमारा वाटर। इसके बारे में तो आप सबको थोड़ा बहुत पता होगा कि वाटर जो होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है। किस रेशियो में? तो 2:1 में। इसीलिए इसको H2O भी कहा जाता है। हमारा जो ब्लड है उसमें 90% ऑफ वाटर है और किसी भी नॉर्मल पर्सन को एक दिन में 4 से 5 लीटर वाटर की जरूरत होती है। वाटर हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। वाटर का एक इम्पॉर्टेंट काम ये भी है कि जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलता है उसको सेल्स तक पहुंचाने का जो काम होता है वो वाटर का होता है। और जो वाटर है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए। और अगर हम वाटर को प्रॉपर अमाउंट में नहीं लेते हैं तो उससे क्या होगा, उससे हमें कुछ डिजीज हो सकती है जैसे कि कॉन्स्टिपेशन और डिहाइड्रेशन। अब हम देख लेते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में सबसे पहला जो न्यूट्रिएंट आता है वो होता है मिनरल। मिनरल्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारी डाइट में। हमारा जो बॉडी वेट है उसमें 4% जो हमारा बॉडी वेट है वो मिनरल से मिलकर बना हुआ है। मिनरल्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारी हेल्दी टीथ के लिए, बोन्स के लिए और मसल्स के लिए। मिनरल्स जो हैं वो फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और हमारे बॉडी में जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनके एक्टिवेशन के लिए मिनरल्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। और हमारी बॉडी में जितने भी फ्लूइड हैं उन सभी को रेगुलेट करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स की ज़रूरत होती है। मिनरल्स 2 टाइप के होते हैं, मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स। माइक्रो मिनरल्स को हम ट्रेस मिनरल्स भी कहते हैं। मैक्रो मिनरल्स की हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में नीड होती है और माइक्रो मिनरल्स की हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में नीड होती है। अब हम देख लेते हैं मैक्रो मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स में सबसे पहला जो मिनरल आता है वो होता है कैल्शियम। तो कैल्शियम हमारी बोन्स और टीथ की ग्रोथ और डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं कैल्शियम। अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब अगर उसकी कमी हो जाती है तो हमें रिकेट्स हो सकती है। कैल्शियम के मेन सोर्सेस क्या है, मतलब हमें कहाँ से कैल्शियम मिल सकते हैं? तो चीज़, मिल्क, एग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से हमें कैल्शियम मिल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पोटेशियम। पोटेशियम जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम को फिट और एक्टिव बनाने में। पोटेशियम जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे ब्लड और टिश्यूज़ में जो वाटर होता है उनका अमाउंट को मेंटेन करने के लिए। पोटेशियम की कमी अगर हो गई हमारी बॉडी में तो उससे हमें कुछ डिजीज हो सकते हैं जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, कॉन्स्टिपेशन और फटीग। पोटेशियम हमें कहाँ से मिल सकता है, क्या क्या उनके मेन सोर्स हैं? तो बनाना, टोमेटोज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से हमें पोटेशियम मिल सकता है।
नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम। सोडियम भी एक मैक्रो मिनरल है। सोडियम जो है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है हमारे मस्कुलर एक्टिविटीज में। सोडियम जो होता है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है हमारी बॉडी में वाटर का बैलेंस बनाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए। सोडियम हमें कहाँ से मिल सकते हैं, क्या क्या उनके सोर्सेस हैं, तो टेबल सॉल्ट, पिकल्स और बटर से हमें सोडियम मिल सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी एक मैक्रो मिनरल है। मैग्नीशियम हमारे बॉडी सेल्स को मेंटेन और रिपेयर करता है। मैग्नीशियम की अगर कमी हो गई हमारी बॉडी में तो हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज और ऑस्टियोपोरोसिस नाम की एक डिजीज जो है वो हमें हो सकती है। मैग्नीशियम के मेन सोर्सेस क्या हैं, कहाँ कहाँ से हमें मैग्नीशियम मिल सकता है, तो मीट, ब्राउन राइस और बीन्स से हमें मैग्नीशियम मिल सकता है। नेक्स्ट हमारे पास फॉस्फोरस। फॉस्फोरस भी एक मैक्रो मिनरल है। फॉस्फोरस जो होता है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है हमारे बोन्स और टीथ के फॉर्मेशन में। फॉस्फोरस हमारी मसल्स और नर्व एक्टिविटीज को नॉर्मल करके रखता है। फॉस्फोरस की अगर कमी हो गई हमारी बॉडी में तो उससे हमारी जो भूख है वो मिट सकती है, एंग्जाइटी हो सकती है और फटीग हो सकती है। फॉस्फोरस के क्या क्या मेन सोर्सेस हैं, कहाँ कहाँ से हमें फॉस्फोरस मिलता है, तो एग, फिश, मिल्क से हमें फॉस्फोरस मिलता है। अब हम देख लेते हैं माइक्रो मिनरल्स। माइक्रो मिनरल्स में सबसे पहला जो मिनरल है वो है आयोडीन। तो दोस्तों जो आयोडीन है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है थायराइड ग्लैंड में हार्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए। आयोडीन इसलिए भी जरूरी होता है, ये हमारी बॉडी को ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी काफी ज्यादा हेल्प करता है। आयोडीन की अगर कमी हो गई हमारी बॉडी में तो इससे गोइटर नाम की जो डिजीज है वो हमें हो सकती है। आयोडीन हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है, तो आयोडीन हमें मिल सकता है आयोडाइज्ड सॉल्ट से, फिश से और सी फूड से। नेक्स्ट है हमारे पास आयरन। आयरन एक माइक्रो मिनरल है। आयरन जो है वो काफी ज्यादा एसेंशियल होता है हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन के लिए। अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है तो उससे अनीमिया नाम की डिजीज हो सकती है। मेन सोर्सेस क्या क्या है आयरन के, कहाँ कहाँ से हमें आयरन मिल सकता है, तो मीट, एग, ड्राई फ्रूट्स, स्पिनच, बनाना, यहाँ से हमें आयरन मिल सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्रोमियम। क्रोमियम एक माइक्रो मिनरल है। क्रोमियम इंसुलिन एक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। क्रोमियम की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में तो इससे डायबिटीज़ हो सकता है। मेन सोर्स क्या क्या है क्रोमियम की, जहाँ जहाँ से हमें क्रोमियम मिल सकता है, तो सोयाबीन, ब्लैक ग्राम, कैरट, टोमेटो, यहाँ से हमें क्रोमियम मिल सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉपर। कॉपर एक माइक्रो मिनरल है। कॉपर जो है वो हेल्प करता है आयरन को हमारी बॉडी में हेमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को करने के लिए। कॉपर की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो अनीमिया और मसल वीकनेस हो सकती है। कॉपर के कुछ मेन सोर्सेस हैं, कहाँ कहाँ से हमें कॉपर मिलता है, तो कॉपर दोस्तों हमें मिल सकता है एग से, पल्सेस से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से। नेक्स्ट है हमारे पास कोबाल्ट। कोबाल्ट भी एक माइक्रो मिनरल है। कोबाल्ट जो है वो हमें प्रोटेक्ट करता है अनीमिया डिजीज से। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब अगर कोबाल्ट की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो इससे हमें अनीमिया हो सकता है। और इसके क्या क्या मेन सोर्सेस है, कहाँ कहाँ से हमें कोबाल्ट मिलता है, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क और मीट से हमें कोबाल्ट मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, इनकी तरह ही जो विटामिन होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। विटामिन की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को लेस क्वांटिटी में। विटामिन जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। विटामिन जो हैं वो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, और अगर दोस्तों हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ेगी तो इससे हम प्रोटेक्ट रह सकते हैं बहुत सारी डिजीज से। और अगर हमारी बॉडी में विटामिन की कमी हो जाती है तो इससे कई तरह की डिजीज हो सकती है। विटामिन जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं फैट में। वाटर सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं वाटर में। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। सबसे पहला विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए जो है उसको डिस्कवर किया था डॉक्टर मैकुलम ने। विटामिन ए जो होता है वो येलो कलर का होता है। विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस से हमें प्रिवेंट करके रखता है और काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होता है हमारे आई साइट के लिए। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। और विटामिन ए हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, तो विटामिन ए हमें मिलता है घी, मिल्क, कर्ड, एग यॉक, फिश, टोमेटो, यहाँ से। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है। विटामिन डी जो है वो हमें प्रिवेंट करता है रिकेट से और हमारी बोन और टीथ को स्ट्रॉन्ग करके रखता है। विटामिन डी की कमी से हो सकता है हमें रिकेट्स। और विटामिन डी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, तो एग यॉक, फिश, सनलाइट, मिल्क, बटर, यहाँ से हमें विटामिन डी मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन ई। विटामिन ई जो है वो रेड ब्लड सेल जो होता है हमारी बॉडी में उनका डिस्ट्रक्शन नहीं होने देता है और हमारे सेल मेम्ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करता है। विटामिन ई की डेफिशिएंसी से दोस्तों हमें हो सकता है अनीमिया और लो रेड ब्लड काउंट। विटामिन ई हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, इसके क्या क्या सोर्सेस हैं, तो विटामिन ई हमें मिलता है एग यॉक, मिल्क, मीट, बटर, कोकोनट ऑयल, यहाँ से हमें विटामिन ई मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन के। विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है।
विटामिन के की डेफिशिएंसी से मतलब विटामिन के की कमी से हो सकता है हमें अनीमिया, और जो हमारा ब्लड क्लॉटिंग है वो जल्दी नहीं होगा। और विटामिन के क्या क्या सोर्सेस हैं, कहाँ कहाँ से विटामिन के हमें मिलता है, तो पोटैटो, टमाटो, एग, मीट, कॉलीफ्लावर, स्पिनच, यहाँ से हमें विटामिन के मिलता है। अब हम देख लेते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन में सबसे पहला विटामिन जो आता है वो होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर 8 विटामिन आते हैं। सबसे पहला विटामिन जो आता है वो होता है विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 को दोस्तों हम थायामीन भी कहते हैं। विटामिन बी 1 जो है वो हमारी ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है और कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। विटामिन बी 1 के कमी से हमें दोस्तों हो सकता है बेरी डिजीज। और विटामिन बी 1 हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, तो एग्स, ऑरेंज, राइस, यहाँ से हमें विटामिन बी 1 मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन बी 2। विटामिन बी 2 को हम कहते हैं राइबोफ्लेविन। विटामिन बी 2 जो होता है वो हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल के ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अगर विटामिन बी 2 की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो इससे हमें हो सकता है फटीग, हमारा जो विजन होगा वो ब्लर हो जाएगा, और डिप्रेशन। विटामिन बी 2 के क्या क्या सोर्सेस हैं, कहाँ कहाँ से हमें विटामिन बी 2 मिलता है, तो एग यॉक, फिश, पीज, राइस, यहाँ से हमें विटामिन बी 2 मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास विटामिन बी 3। विटामिन बी 3 को हम नाइसिन कहते हैं। विटामिन बी 3 जो होता है वो सॉल्यूबल होता है वाटर में, इसीलिए ये हमारी बॉडी में कहीं पर भी स्टोर नहीं होता है। विटामिन बी 3 के डेफिशिएंसी से हमें हो सकता है फ्लेगरा। विटामिन बी 3 के क्या क्या सोर्सेस है, कहाँ कहाँ से हमें विटामिन बी 3 मिलता है, तो मिल्क, मीट, फिश, यहाँ से हमें विटामिन बी 3 मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास विटामिन बी 5। विटामिन बी 5 को हम पेंटोथेनिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन बी 5 जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स के मेकिंग में। और जो विटामिन बी 5 होता है वो ब्रेक डाउन करता है फैट को और कार्बोहाइड्रेट को, और उससे एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है। विटामिन बी 5 की कमी से दोस्तों हमें हो सकता है फटीग, स्टोमक पेन्स और वॉमिटिंग। विटामिन बी 5 के क्या क्या सोर्सेस हैं, कहाँ कहाँ से हमें विटामिन बी 5 मिलता है, तो मिल्क, मीट, फिश, सोयाबीन, यहाँ से हमें विटामिन बी 5 मिलता है। नेक्स्ट विटामिन है हमारे पास विटामिन बी 6। विटामिन बी 6 को दोस्तों हम पायरिडॉक्सिन कहते हैं। विटामिन बी 6 जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारी बॉडी में हेमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में। विटामिन बी 6 के कोई भी डेफिशिएंसी डिजीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है। विटामिन बी 6 के क्या क्या सोर्सेस हैं, कहाँ कहाँ से हमें विटामिन बी 6 मिलता है, तो एग यॉक, मीट, राइस, फिश, यहाँ से हमें विटामिन बी 6 मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास विटामिन बी 7। विटामिन बी 7 को दोस्तों हम बायोटिन कहते हैं। विटामिन बी 7 जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी हमारी बॉडी में प्रोवाइड करने के लिए। विटामिन बी 7 की अगर कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो उससे हेयर लॉस और स्किन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर हैं। विटामिन बी 7 के क्या क्या सोर्सेस हैं, कहाँ कहाँ से हमें विटामिन बी 7 मिलता है, तो एग यॉक, मिल्क, फ्रेश वेजिटेबल्स, वहाँ से हमें विटामिन बी 7 मिल सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 को दोस्तों हम कोबालैमिन कहते हैं। विटामिन बी 12 जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स और डीएनए को फॉर्म करने के लिए। विटामिन बी 12 की कमी से दोस्तों हमें हो सकता है अनीमिया, और कहाँ कहाँ से दोस्तों हमें विटामिन बी 12 मिलता है, तो एग, मिल्क, मीट, ईटीसी। नेक्स्ट है हमारे पास फोलिक एसिड। फोलिक एसिड जो होता है ये एक फॉर्म है विटामिन बी 9 का। फोलिक एसिड जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिप्रोडक्शन के टाइम पर, हमारी बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में, और ब्लड फॉर्मेशन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फोलिक एसिड की कमी से दोस्तों हमारी बॉडी में एनीमिया नाम की डिजीज हो सकती है। और फोलिक एसिड हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, तो ब्रोकली, स्पिनच, पीनट्स, यहाँ से हमें फोलिक एसिड मिलता है। नेक्स्ट वाटर सॉल्युबल विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी को दोस्तों हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन सी जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है। विटामिन सी जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे बोन्स, ब्लड वेसल्स और लिगामेंट को मेंटेन करने के लिए। अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट ऑफ विटामिन सी प्रेजेंट है तो इससे अगर हमें चोट लग भी जाएगी तो वो काफ़ी जल्दी ठीक भी हो जाएगी। विटामिन सी की कमी से दोस्तों में स्कर्वी नाम की डिजीज हो सकती है। विटामिन सी के क्या क्या सोर्सेस हैं, कहाँ कहाँ से हमें विटामिन सी मिलता है, तो लेमन्स, पाइन एप्पल्स, ग्रेप्स, एप्पल्स, ऑरेंजेस, यहाँ से हमें विटामिन सी मिलता है। लास्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट क्या होते हैं। तो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स तो वो कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हमारी बॉडी अच्छे से डाइजेस्ट कर लेती है और उससे हमें एनर्जी मिलती है। न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन और मिनरल्स। इन सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों अभी हमने बात कर ली थी पहले। अगर आपको इनको फिर से समझना हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं, वहाँ पर क्लिक करके आपको जो भी पार्ट देखना है वो आप देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है और वो सिर्फ हमारी एपिटाइट को सेटिस्फाई करने के लिए होते हैं,
नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट से हमें कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है। अब हम देख लेते हैं कि नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स में क्या क्या चीजें आती हैं। तो सबसे पहला आता है फाइबर, जिसे हम रफेज भी कहते हैं। हमारे फूड का इनडाइजेस्टेबल पोर्शन जो होता है वो फाइबर या फिर रफेज होता है। फाइबर या फिर रफेज जो होते हैं वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं डाइजेशन में, कॉन्स्टिपेशन में, और हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मेंटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वाटर। वाटर भी एक नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट है। वाटर जो है वो काफी ज्यादा एसेंशियल कंपोनेंट है हमारी डाइट का। हमारा जो ब्लड है वो 90% वाटर से मिलकर बना हुआ है, और जो हमारी बॉडी का टोटल वेट है उसमें से 70% वाटर है। वाटर जो है वो हमारी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, हमारे स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, और जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं हमारी बॉडी में उनको यूरिन या फिर स्वेट के थ्रू निकाल देता है हमारी बॉडी से बाहर। थर्ड है प्रिजर्वेटिव्स। तो नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स भी आते हैं और सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव्स भी आते हैं। सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव्स का मतलब होता है वो प्रिजर्वेटिव्स जिन्हें हम खुद बनाते हैं। फूड के अंदर प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं ताकि वो जल्दी खराब ना हो। तो प्रिजर्वेटिव्स का यूज जो होता है वो जूस में होता है, फूड में होता है, मेडिसिन में होता है। तो दोस्तों जो हम रियल जूस खरीदते हैं या फिर जो हम ट्रॉपिकाना जूस खरीदते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव्स का यूज होता है, इसीलिए वो इतने लंबे समय तक रह पाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कलर कंपाउंड्स। ये वो कंपाउंड होते हैं जो कि हमारे फूड को अट्रैक्टिव दिखाने का काम करते हैं। जैसे कि हम जब भी बाहर जाते हैं और वहां पर हम कुछ भी खाते हैं तो हम देखते हैं कि वो जो फूड है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि उसमें फूड कलर का यूज किया गया होता है। और जो फूड कलर होते हैं वही होते हैं कलर कंपाउंड। जो कलर्स हम एनिमल प्रोडक्ट से निकालते हैं वो इतने ज्यादा ब्राइट नहीं होते हैं, इतने ज्यादा चमकदार नहीं होते हैं, लेकिन जो कलर हम फ्रूट या फिर वेजिटेबल्स से निकालते हैं वो काफी ज्यादा ब्राइट होते हैं, और उनसे हमें काफी ज्यादा कलर्स भी देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू। नेक्स्ट है हमारे पास प्लांट कंपाउंड्स। ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं, और ये हमारी बॉडी को बेनिफिट्स भी दे सकते हैं और हार्म भी पहुंचा सकते हैं। प्लांट कंपाउंड्स का एक अच्छा एग्जाम्पल है कॉफी। तो दोस्तों ये चीज आपको पता है कि जो कॉफी है वो हमें प्लांट से ही मिलती है, और जो कॉफी है उसके अंदर कैफीन होता है। तो दोस्तों अगर हम कैफीन का ज़्यादा इंटेक करते हैं, कैफीन को ज़्यादा लेते हैं, तो इससे हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि हार्ट रेट जो होगा हमारा वो इंक्रीज हो सकता है, स्टोमक पेन हमें हो सकता है, और वॉमिटिंग भी हो सकती है। और कॉफ़ी का एक बेनिफिट भी है। इसका बेनिफिट ये है कि टाइप 2 डायबिटीज़ का जो रिस्क होता है वो रिड्यूस कर देता है। तो इसीलिए प्लांट से मिलने वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हम प्लांट कंपाउंड्स कहते हैं, उनके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं और उनके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, अ हेल्दी वेट, द पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग, फूड इंटॉलरेंस एंड फूड मिथ्स। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं अ हेल्दी वेट को। तो दोस्तों हेल्दी वेट का मतलब होता है वो वेट जो कि किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ प्रॉब्लम्स की रिस्क को कम करे, जैसे कि हार्ट डिजीजेज, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, या फिर इसके अलावा हेल्दी वेट का एक और डेफिनेशन है। तो दोस्तों जिस भी पर्सन का BMI 18.5 से 24.9 के बीच में लाई करता है वो सभी पर्सन हेल्दी वेट या फिर नॉर्मल वेट की कैटेगरी में आते हैं। और अगर BMI 18.5 से कम होता है तो उसको हम अंडर वेट कहते हैं। अगर BMI 25 से 29.9 के बीच में आता है तो हम उसको ओवर वेट कहते हैं। और अगर BMI 30 से ज़्यादा आता है तो उसको हम ओबेज मतलब मोटापे की कैटेगरी में डालते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप डेफिनेशन में देख पा रहे हैं कि इसके अंदर एक वर्ड बार बार आ रहा है BMI। ये BMI होता क्या है इसे हमें समझना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों जो BMI है उसी के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि कोई पर्सन का जो वेट है वो एक नॉर्मल वेट है कि नहीं। तो ये चीज हमें BMI से ही पता लगती है। तो चलिए हम BMI को पहले आप समझ ही लेते हैं। तो दोस्तों BMI का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। दोस्तों ये एक मेथड है जिससे हम हमारी बॉडी के फैट को क्वांटिफाई कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वेट इन kg डिवाइडेड बाई हाइट इन मीटर का स्क्वायर। दोस्तों इससे हमारे पास एक वैल्यू आती है और उस वैल्यू से हम पता लगा सकते हैं कि हम नॉर्मल वेट हैं, अंडर वेट हैं या ओबेज है। अगर वैल्यू 18.5 से कम होती है तो हम अंडर वेट की कैटेगरी में आते हैं। अगर वैल्यू 18.5 से 24.9 होती है तो उसे कहते हैं नॉर्मल वेट। 25 से 29.9 होती है तो वो होता है ओवर वेट। और अगर वैल्यू ग्रेटर देन 30 होती है तो उसको कहते हैं ओबेसिटी मतलब मोटापा। अब ओबेसिटी भी 3 तरीके की होती है, ओबेसिटी क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। अगर 30 से 34.9 के बीच में वैल्यू आती है BMI की तो वो होता है ओबेसिटी क्लास 1। अगर 35 से 39.9 आती है तो वो होता है ओबेसिटी क्लास 2। और अगर ग्रेटर देन 40 वैल्यू आती है तो वो होता है ओबेसिटी क्लास 3। दोस्तों कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी मदद से हम हमारी बॉडी वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए हम इन फैक्टर्स को देखते हैं। तो पहला है बैलेंस डाइट।
अगर हम बैलेंस डाइट को लेते हैं तो हम हमारी बॉडी वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड है ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, मतलब हमें बहुत सारा पानी पीना होगा। थर्ड है ईटिंग लॉट्स ऑफ फाइबरस फूड, अगर हम बहुत सारा फाइबरस फूड खाते हैं तो हम हमारे वेट को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि फाइबरस फूड ईजिली डाइजेस्ट नहीं होते हैं और इसीलिए ही हमारी बॉडी को बहुत सारा काम करना होता है उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। अगला है अवॉइड फैट्स, मतलब हमें फैटी फूड्स नहीं खाना है। फिर है फिजिकल एक्टिविटी, मतलब हमें बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी करनी होगी, हमें एक्सरसाइज करनी होगी, इससे हम हमारी वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। अगला है अवॉइड जंक फूड, हमें जंक फूड भी नहीं खाना है क्योंकि अगेन ये फैटी फूड में आता है। अगला है अवॉइड ओवर ईटिंग, मतलब हमें ओवर ईट भी नहीं करना है, तभी हम हमारी बॉडी वेट को कंट्रोल कर पाएंगे। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं द पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग। तो यहाँ पर दोस्तों दो वर्ड है जिसे हमें समझना जरूरी है। पिटफॉल्स का क्या मतलब होता है और डाइटिंग का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डाइटिंग क्या होता है, कि जितना खाना आपके बॉडी को रिक्वायर्ड है आप उससे कम खाओ, किस चक्कर में, ताकि आपका वेट कम हो जाए, ये होता है डाइटिंग। ये इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है और इसके बहुत डिसएडवांटेजेस है। तो पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग का मतलब होता है डिसएडवांटेजेस ऑफ डाइटिंग। तो चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं कि जो डाइटिंग है उसके क्या क्या पिटफॉल्स होते हैं, मतलब क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो इसमें सबसे पहला है ऑर्गन डैमेज। जितना खाना आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है अगर आप उससे कम खाते हैं तो इससे आपके ऑर्गन्स को काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है। जैसे इससे हार्ट अटैक का रिस्क इंक्रीज हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाती है, किडनी पे भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, आपकी बॉडी पे कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जैसे कि हेडेक, फेंटनेस, टायर्डनेस, मतलब आपको थकान हो जाती है, मसल क्रैम्प, उसके साथ ही साथ डिप्रेशन के भी आप शिकार हो जाते हैं। उसके बाद हेयर लॉस की भी आपको प्रॉब्लम होती है। हेयर लॉस की प्रॉब्लम इसलिए आपको होती है क्योंकि दोस्तों आप रिक्वायर्ड अमाउंट में फूड को कंज्यूम कर नहीं रहे हैं, तो उससे दोस्तों आपकी बॉडी में फैट्स और प्रोटीन की कमी हो जाती है, इसी के कारण हेयर लॉस भी आपको होता है। मेमोरी लॉस, अगर आप रीडिंग कर रहे हैं, अगर आप स्टडिंग कर रहे हैं, अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो दोस्तों आपको मेमोरी लॉस की भी प्रॉब्लम हो सकती है। सडन वेट गेन, मतलब दोस्तों आपका अचानक से वेट जो है वो बढ़ने लगता है। उसके बाद लो ब्लड शुगर लेवल, और ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की भी कमी हो जाती है। तो ये सभी डिसएडवांटेजेस हैं डाइटिंग के। तो दोस्तों हमें डाइटिंग तो करनी ही नहीं चाहिए, हमें जो फूड है वो रिक्वायर्ड अमाउंट में लेना चाहिए ताकि हमारी बॉडी में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट दोस्तों हमारा फूड मिथ्स। मिथ का मतलब होता है झूठी बात। तो पहला मिथ है ड्रिंकिंग वाइल ईटिंग मेक्स यू फैट, मतलब अगर आप खाना खाते टाइम पानी पीते हो तो इससे आप मोटे हो जाओगे। दोस्तों ये एक मिसकंसेप्शन है। इसका असली रीज़न ये है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे स्टोमक में कुछ डाइजेस्टिव जूस होते हैं और उस जूस से हमारा खाना ब्रेक डाउन होता है, लेकिन हम अगर उसी टाइम पर पानी पी लेते हैं तो वो डाइजेस्टिव जूस डाइल्यूट हो जाता है और इसके कारण हमारी बॉडी में फैट एक्यूमुलेट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सेकंड मिथ है फूड ईटन लेट नाइट इज मोर फैटनिंग, मतलब अगर आप देर रात में कुछ खाना खाते हैं तो उससे आपकी बॉडी में ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट होता है। दोस्तों ये भी एक मिसकंसेप्शन है। आप कोई भी फूड कभी भी खाएं उसका फैट कंटेंट बराबर ही होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैगी को सुबह खाते हैं या फिर उसको देर रात को खाते हैं तो उसका जो फैट कंटेंट है वो बराबर ही होता है। अगला मिथ है वेजिटेरियन कैन नॉट बिल्ड मसल्स। तो दोस्तों ये एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जो वेजिटेरियन पीपल है वो कभी भी अच्छी मसल्स नहीं बना सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मसल्स बनाने के लिए बेसिकली प्रोटीन की ज़रूरत होती है और अगर कोई नॉन वेजिटेरियन होता है तो उसे एग्स या फिर मीट से एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स मिल जाता है। जबकि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो भी आप प्रोटीन को ऑब्टेन कर सकते हैं। आपको दाल खानी होगी, पनीर खाना होगा और जो भी वेजिटेरियन सोर्सेस हैं आप उसको खाकर भी एक अच्छी सी मसल्स बना सकते हैं। अगला मिथ है हेल्दी फूड इज़ एक्सपेंसिव, मतलब जो भी फूड हेल्दी है वो एक्सपेंसिव होगा। तो दोस्तों ये भी एक मिसकंसेप्शन है, जबकि ऐसा होता है कि जो स्टोर्ड फूड है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। अगर हम इसका एक एग्जांपल लें तो अगर आप मैंगो को उसके सीज़न में ख़रीदते हैं तो वो लेस एक्सपेंसिव होता है, जबकि अगर आप उसको ऑफ सीज़न में परचेस करने जाते हैं तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि उसमें उसकी स्टोरेज कॉस्ट भी मिल जाती है। इसके अलावा भी दोस्तों कुछ और फूड मिथ्स हैं जिनको मैंने कमेंट सेक्शन में भी पिन अप कर दिया हूँ, उनको आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा।
नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं फूड इंटॉलरेंस। फूड इंटॉलरेंस वो कंडीशन होती है जब किसी भी पर्सन को किसी पर्टिकुलर फूड एलिमेंट को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उस फूड एलिमेंट को अच्छे से डाइजेस्ट या ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है, और ये होता है एक एंजाइम की कमी के कारण। हमारी बॉडी में वो एंजाइम नहीं होता है उस टाइम पे जो उस फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। और फूड इंटॉलरेंस के कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे कि स्टोमक पेन, हेडेक, वॉमिटिंग एटिसेट्रा। लास्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट इन स्पोर्ट्स प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट कॉम्पिटिशन रिक्वायरमेंट्स। तो दोस्तों यहाँ पर डाइट का मतलब न्यूट्रिशन से ही है। मतलब अगर आप स्पोर्ट्स को खेलते हैं तो आपको किस तरह का न्यूट्रिशन लेना चाहिए या फिर किस तरीके की डाइट आपकी होनी चाहिए। दोस्तों इसके 3 फेज होते हैं। एक होता है कंपटीशन के पहले वाला फेज, एक होता है ड्यूरिंग कंपटीशन वाला फेज, और एक होता है पोस्ट कंपटीशन फेज, मतलब जब आपका कंपटीशन हो चुका है। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं न्यूट्रिशन बिफोर कंपटीशन। मतलब कंपटीशन के पहले हमें कैसे न्यूट्रिशन लेना चाहिए। तो दोस्तों कंपटीशन के 1 वीक या 2 वीक्स पहले हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट डाइट पर चले जाना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेने से हमारी बॉडी में जो ग्लाइकोजन की मात्रा है वो बढ़ जाती है, और ग्लाइकोजन एक एनर्जी सोर्स होता है जिससे हमें कंपटीशन के दौरान एक अच्छी एनर्जी मिल जाएगी। सेकेंड है न्यूट्रिशन ड्यूरिंग कंपटीशन। तो कंपटीशन के दौरान हम एक ऐसा न्यूट्रिशन लेते हैं जो कि हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, जैसे कि ड्रिंक्स। और इसका एक एग्जाम्पल भी यही है कि प्लेयर्स भी जो कंपटीशन होता है उसके बीच में उनके लिए ड्रिंक्स ब्रेक होता है, और तब वो ड्रिंक्स को लेते हैं जिससे उन्हें इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। और लास्ट होता है न्यूट्रिशन आफ्टर कंपटीशन। मतलब कंपटीशन होने के बाद हमें कौन सा न्यूट्रिशन लेना चाहिए। तो दोस्तों कंपटीशन होने के बाद जनरली फ्लूइड लॉस को कवर किया जाता है और उसको ड्रिंक्स की मदद से कवर किया जाता है। तो अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट या फिर न्यूट्रिशन इन स्पोर्ट्स। मतलब स्पोर्ट्स में डाइट और न्यूट्रिशन का क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है प्रोवाइड एनर्जी फॉर ट्रेनिंग एंड कंपटीशन। तो दोस्तों न्यूट्रिशन या फिर डाइट एथलीट को, स्पोर्ट्स पर्सन को एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि वो ट्रेनिंग में, कंपटीशन में अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। नेक्स्ट पॉइंट है फैसिलिटेट रिकवरी आफ्टर ट्रेनिंग एंड कंपटीशन। तो दोस्तों ट्रेनिंग या कंपटीशन खत्म होने के बाद एथलीट और स्पोर्ट्स पर्सन जैसे न्यूट्रिशन या फिर डाइट लेते हैं तो दोस्तों उनका जो भी एनर्जी लॉस हुआ होता है ट्रेनिंग और कंपटीशन में, न्यूट्रिशन या फिर डाइट लेने के बाद वो चीज़ रिकवर हो जाती है। और लास्ट पॉइंट है अचीव एंड मेंटेन ऑप्टिमल बॉडी वेट एंड कॉम्पोजिशन। तो दोस्तों अगर एथलीट या फिर स्पोर्ट्स पर्सन रेगुलरली बैलेंस डाइट लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, तो इससे दोस्तों जो उनका बॉडी वेट होता है, कंपोजिशन होता है, वो बिल्कुल मेंटेन होता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारा यूनिट है, यूनिट नंबर 5 स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, ये दोस्तों यहाँ पर खत्म होता है। आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड विद अस।